रायपुर में सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने किया शिलान्यास। सांसद ने सड़क निर्माण कार्य का किया शिलान्यास। 2 किलोमीटर तक सड़क का होगा निर्माण। बीजेपी जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित। कैबिनेट मंत्री ने प्रेस वार्ता को किया संबोधित। पीएम की आत्मनिर्भर भारत मिशन पर कैबिनेट मंत्री ने डाला प्रकाश। महानदी भवन में आयोजित हुई कैबिनेट बैठक। सीएम विष्णुदेव साय ने लिया महत्वपूर्ण निर्णय। राज्य में 25 लाख से अधिक किसानों के लिए निर्णय। रायपुर में कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने किया निरीक्षण। दावा आपत्ति निराकरण कार्य का किया निरीक्षण। अपर कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों ने उपस्थित। मिर्जापुर में नक्सली आईडी ब्लास्ट। कोबरा बटालियन जवान हुए घायल। डेस्क प्रोटेक्शन ड्यूटी पर तैनात थे जवान। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में राज्य के किसानों से खरीफ विपणन 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। राज्य में 25 लाख से अधिक किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से होगी धान खरीदी। 15 नवंबर से प्रारंभ। धान के व्यय प्रवर्तन और पुनर्चक्रण को रोकने की चौकस व्यवस्था और धान खरीदी के लिए मजबूत प्रशासनिक ढांचा अधिक पारदर्शिता के साथ किसानों को किया जाएगा। समय से भुगतान 6 से 7 दिन के भीतर टोकन तुहर राहत मोबाइल ऐप के माध्यम से होगी। ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था किसानों को मिलेगी। सोसाइटियों में लंबी कतारों से मुक्ति। तो वही धान खरीदी में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के साल केवाईसी के माध्यम से भारत सरकार कृषि मंत्रालय के एग्रीस्टेक पोर्टल में किसान पंजीयन को अनिवार्य किया गया है, जिससे किसानों की सही पहचान हो और डुप्लीकेशन दोहराव न हो। पंजीयन 31 अक्टूबर 2025 तक कराया जा सकता है। डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से 23 लाख हेक्टेयर रकबे का सर्वे कराया गया है, जिसके फलस्वरूप धान के रकबे का ऑनलाइन निर्धारण डिजिटल रूप से सुनिश्चित हुआ है। प्रदेश के 20,000 ग्रामों में दिनांक 2 अक्टूबर से डिजिटल क्रॉप सर्वे और मैनुअल गिरदावरी के डेटा को ग्राम सभा में पठन पाठन कराया जा रहा है। वास्तविक किसानों से धान खरीदी सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक आधारित धान की खरीदी की जाएगी। 2739 खरीदी केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी किए जाने के लिए समितियों में समुचित व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जिलों में भी कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। धान खरीदी केंद्रों में बेहतर और सुगम व्यवस्था के लिए कलेक्टर द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को खरीदी केंद्र प्रभारी बनाने का निर्णय लिया गया है। सीमावर्ती राज्यों से खरीदी केंद्रों धान की आवक रोके जाने के लिए विशेष चेकिंग दल जिला स्तर पर गठित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। धान की परिवहन व्यवस्था अंतर्गत मितव्ययता को सुनिश्चित किए जाने के लिए धान के उठाव और परिवहन भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं। और कोंडागांव जिले ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर प्रदेश का मान बढ़ाया है। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा आयोजित नीति फॉर स्टेटस यूज केस चैलेंज अवार्ड्स में कोंडागांव जिले को स्वास्थ्य और पोषण श्रेणी में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यह सम्मान जिला कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना को LBS-NAA मसूरी में आयोजित समारोह में नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम और लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के डायरेक्टर राम तड़की कांति द्वारा प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार जिले द्वारा प्रस्तुत गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की कमी लाने संबंधी पहल के लिए दिया गया है, जिससे डेटा आधारित विश्लेषण, नवीन हस्तक्षेप, सतत निगरानी और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त किए गए हैं। जिले में संचालित इस पहल के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं में रक्ताल्पता की दर में कमी लाने के लिए स्वच्छता विभाग, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और जन जागरूकता कार्यक्रमों का समन्वित रूप से संचालन किया गया है। उस नवाचार के परिणाम स्वरूप जिले में स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है। नीति आयोग द्वारा इस उपलब्धि को आकांक्षी जिला और ब्लॉक कार्यक्रम के तहत एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में चयनित किया गया है। कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने इस सम्मान को जिले के संपूर्ण टीम स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और समुदाय के सहयोग को समर्पित करते हुए कहा है कि ये उपलब्धियां कोंडागांव की टीम भावना का और सामुदायिक सहभागिता का परिणाम है। हमारा उद्देश्य मातृ और शिशु स्वास्थ्य में सतत सुधार लाना है। ये सम्मान न केवल कोंडागांव जिले के लिए बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए गौरव का विषय है।
रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने शहीद चंद्रशेखर आजाद और श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड अंतर्गत रावतपुरा फेज 2 मठपुरेना में लगभग 2 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 2 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा, जिसमें 1.5 किलोमीटर डामर सड़क और 500 मीटर सीसी रोड शामिल है। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए सांसद अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी की ट्रिपल इंजन सरकार के सहयोग से रायपुर में विकास की गंगा बह रही है। इस अवसर पर विधायक सुनील सोनी, महापौर मीना चौबे सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, बीजेपी कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। बीजेपी जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता में कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत विजन पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक, उत्पादन और नवाचार के नए युग में प्रवेश कर चुका है। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मंत्री कश्यप ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत को रक्षा क्षेत्र में मिली आत्मनिर्भरता को सशक्त प्रतीक के रूप में स्थापित किया है। इस ऑपरेशन में भारतीय निर्मित हथियारों, स्वदेशी तकनीक और आधुनिक सैन्य उपकरणों ने निर्णायक भूमिका निभाई। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं और नव प्रवर्तकों से भारत में ही जेट इंजन विकसित करने का आग्रह किया है। मंत्री कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की है कि भारत ने 2030 के लक्ष्य को 5 साल पहले ही पूरा कर लिया है। ऊर्जा, रक्षा और औद्योगिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए भारत ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन शुरू किया है। मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि भारत दुनिया की फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है। अब जरूरत है कि भारत अपनी ही प्रयोगशालाओं में नई दवाएं और वैक्सीन विकसित करे। प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे, पूर्व विधायक लच्छू राम कश्यप, मंडल अध्यक्ष प्रकाश झा, दिनेश केजी, प्रकाश रावल और विजय शर्मा उपस्थित रहे। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को छत्तीसगढ़ के संदर्भ में तय करना चाहिए कि जिला स्तर पर दीपक बैच के कितने अध्यक्ष होंगे, भूपेश बघेल जी के कितने अध्यक्ष होंगे, नेता प्रतिपक्ष के कितने अध्यक्ष होंगे, बाबा जी के कितने अध्यक्ष होंगे, या फिर एक जिले में कम से कम 4-4, 5-5 उनके पदाधिकारी हों, एक हर किसी का अलग अलग गुट हो, क्योंकि उनके यहां पर एकता तो है नहीं। कोई भूपेश बघेल जी का आदमी है, कोई दीपक बैच जी का आदमी है, तो सारे आदमी को अलग अलग कर देना चाहिए कि एक भूपेश बघेल जी के कहते हैं कांग्रेस कमेटी है और एक कहते हैं दीपक बैच की कांग्रेस कमेटी है, एक टीएस सिंहदेव जी की कांग्रेस कमेटी। इस तरीके से अलग अलग कमेटी बना करके उनको वो करना चाहिए, मुझे लगता है। आगे बढ़ेंगे बीजापुर जिले के जहां थी नक्सलवादियों की हुकूमत। कलेक्टर संबित मिश्रा ने भैरवगढ़ ब्लॉक के इंद्रावती नदी उस पार सुदूर गांव बेलनार में हाल ही में स्थापित सुरक्षा कैंप का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर उन्होंने सुरक्षा बल के जवानों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन का क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों पर चर्चा की। साथ ही ग्रामीणों से मिलकर क्षेत्र के विकास, शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। बेलनार में सुरक्षा कैंप की स्थापना से नियत नीलानार योजना के तहत शामिल गांव में विकास की रफ्तार तेज होगी और शासन की योजनाएं अब उन क्षेत्रों तक आसानी से पहुंच सकेगी। इससे माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में विकास की मुख्यधारा से वंचित लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर के साथ जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी नम्रता चौबे ने ग्रामीणों को ग्रामीण विकास की योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के पक्के छत का आशियाना बनाने के लिए प्रेरित किया। नवीन आंगनबाड़ी भवन का बन जाने से जिससे स्थानीय बच्चों को पोषण और प्रारंभिक शिक्षा की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। और इसके साथ ही निरीक्षण के दौरान सीईओ, जनपद पंचायत, तहसीलदार सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने धरसीवा विकासखंड के ग्राम मांढर और ग्राम बरोरा
कि खेतों में चल रहे गिरदावरी सत्यापन और दावा आपत्ति निराकरण कार्य का निरीक्षण किया। ग्राम मांडर के पंचायत भवन में कलेक्टर ने गिरदावरी के बाद प्राप्त दावे और आपत्तियों के निराकरण की प्रक्रिया का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर मौजूद राजस्व अमले से प्रकरण की स्थिति की जानकारी ली और निर्देश दिए कि सभी दावों का निराकरण निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ तय समय सीमा में किया जाए ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। ग्राम सभा में गिरदावरी से संबंधित कार्यों का पठन और प्रकाशन किया गया था। इसके बाद प्राप्त दावा आपत्तियों का अब निराकरण किया जा रहा है। इस अवसर पर अपर कलेक्टर कीर्तिमान सिंह राठौर, एडीएम उमाशंकर बंदे, एसडीएम रायपुर नंद कुमार चौबे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले से एक बार फिर से नक्सली हिंसा की खबर सामने आई है। टाडापल्ला इलाके में नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी विस्फोटक में कोबरा बटालियन 206 की टीम नंबर 11 के हेड कांस्टेबल दीपक दूले घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार जवान सुबह के समय टाडापल्ला के पास स्थापित एफओबी कैंप के निकट एरिया डोमिनेशन और डेप्थ प्रोटेक्शन ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दौरान नक्सलियों ने पहले से लगाए गए आईईडी विस्फोटक की चपेट में आ गए। घटना के तुरंत बाद आसपास तैनात सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभालते हुए इलाके को घेर लिया और घायल जवान को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। सुरक्षा बलों ने घायल जवान को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया है। बताया जा रहा है कि विस्फोट इतना तेज था कि आसपास के क्षेत्र में धूल का गुबार फैल गया। हालांकि बाकी जवान सुरक्षित बताए जा रहे हैं। घटना की पुष्टि पुलिस और सुरक्षा बलों ने की है। अधिकारियों ने बताया कि विस्तृत जानकारी अभी प्राप्त की जा रही है और क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। गौरतलब है कि बीजापुर और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों की लगातार बढ़ती मौजूदगी से नक्सल संगठन बौखलाए हुए हैं। सुरक्षा बलों द्वारा नए कैंपों की स्थापना और एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई से नक्सली अब आईडी जैसे कायराना तरीकों का सहारा ले रहे हैं। फिलहाल घायल जवान की हालत स्थिर बताई जा रही है और पूरे क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई है। छत्तीसगढ़ की सबसे बहुचर्चित शहर जगदलपुर में इन दिनों राहगीरों को राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरना भारी महंगा पड़ रहा है। जहां नेशनल हाईवे 30 पर बनी सभी टोल प्लाजा में टैक्स पटाते हुए चार पहिया वाहन जैसे तमाम बड़ी गाड़ियां एवं भारी वाहनों का दिन भर आवागमन जारी रहता है और इस पुल से प्रतिदिन लाखों लोग गुजरते हैं, क्योंकि जिला मुख्यालय जगदलपुर शहर के नजदीक में बना हुआ एकमात्र ऐसा पुल जिसे पुराना पुल के नाम से जाना जाता है, जो आज के समय में मरम्मत के लिए मोहताज हो गया है। पुल की हड्डी पसली दिख रही है। पुल में लगे हुए सरिया जॉइंट से निकलकर ऊपर दिखने लगे हैं, जहां पर कभी भी छोटी बड़ी वाहनों के लिए खतरा बन सकता है। टायर पंचर हो सकते हैं, ब्लास्ट भी हो सकते हैं, जिससे जान माल का काफी नुकसान हो सकता है। किंतु जिला प्रशासन के नाक के नीचे ये प्रसिद्ध नदी इंद्रावती पर बनी पुराना पुल की ओर ध्यान आकर्षण न सेतु विभाग कर रहा है और न ही एनएचआई पर कर रहा है। तो और जब कलेक्टर से लेकर तमाम अधिकारी जिले का निरीक्षण के दौरान निकलते हैं तो इसी पुराने पुल और जर्जर पुल से होकर निकलना होता है। फिर भी उच्च अधिकारियों की नजर इस पुल पर धुंधली बनी हुई है। वहीं बड़ी बात आपको यह भी बता दें कि बीते दिनों बस्तर दशहरा के मुड़िया दरबार में शामिल होने केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का बस्तर में आगमन हुआ था, जहां पर विशाल जनसभा को उन्होंने संबोधित किया, बस्तर दशहरा की शुभकामनाएं दी और बस्तर विकास को लेकर कई चर्चाएं की, जहां पर नक्सली खात्मे को लेकर भी बड़ा विश्वास दिलाया गया है। किंतु इस इंद्रावती पर बने पुराने पुल के ऊपर से विधायक एवं तमाम मंत्रियों की गाड़ी इस कार्यक्रम में शामिल होने आई, मगर किसी का भी ध्यान इस जर्जर पुल के ऊपर नहीं बना। इसी के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम करने वाली सरकारी तंत्र किस तरह से जनता के प्रति काम कर रही है। नाम सुनते ही जिस तरह से देश में एक प्रकार से कलाकारों और संस्कृतियों के नाम से जिसे जाना जाता है, आदिवासी बाहुल्य के नाम से जिसे जाना जाता है, मगर जगदलपुर में बने हुए इस पुराने पुल की स्थिति से आपको आज रूबरू कराते हैं कि किस तरह से बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं और जिला प्रशासन पूरा बस्तर दशहरा बीत जाता है। तमाम देश के जो बड़े मंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी बस्तर दशहरा को शिरकत करते हैं, उसके बावजूद ये जो गड्ढे हैं इसका भरने के लिए, इस गड्ढे को भरने के लिए किसी तरह का किसी भी अधिकारी का ध्यान नहीं जाता और ये एक नहीं
दर्जनों गड्ढे इस पुल पर बने हुए हैं। आपको दिखाते हैं कि किस तरह से सरिया गड्ढे में पुल का जो ज्वाइंट है इसमें आपको सरिया दिख रहा होगा और सरिया आप देखेंगे कभी भी बड़े हादसे हो सकते हैं, कभी भी गाड़ियों के टायर पंचर हो सकते हैं और कभी भी जो है बड़ी घटना यहाँ पे घट सकता है, जिसका जिम्मेदार केवल जिला प्रशासन होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से हिचकोले खाते हुए सरिया के ऊपर से गाड़ियाँ गुजर रही है। आप लगातार देखिएगा, हमारी टीम के द्वारा आपको बकायदा दिखाया जा रहा है कि किस तरह से यहाँ रिस्की भरा सफर हो सकता है और सरकार यहाँ पे पूरा कान में रुई डालकर बैठा हुआ है। ये जो जगदलपुर का पुल है, क्या लग रहा है जर्जर स्थिति में चल रहा है? सर बहुत खराब है सर। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? रायपुर से। तो जगदलपुर कैसा होना चाहिए बताओ? सर ये तो पर्यटन स्थल है, तो सबसे बढ़िया होना चाहिए, छत्तीसगढ़ का मेन पर्यटन स्थल है। जी जी। तो ये रायपुर से आ रहे हैं और रायपुर में जगदलपुर बड़ा पुल है, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से जर्जर पुल के ऊपर से लोग गुजर रहे हैं और लोगों का कहना है कि ये पर्यटन स्थल का केंद्र जिसे माना जाता है जगदलपुर को, बस्तर को, वहां पर व्यवस्थाएं कितनी असमंजस स्थिति में है और जर्जर पुल को क्रॉस करते हुए लोग पब्लिक जो है वो जान जोखिम में डालकर इस पुल को क्रॉस कर रहा है, क्योंकि बड़े बड़े गड्ढे आपको दिखेंगे, गड्ढों में सरिया दिखेगी जो कभी भी किसी भी टायर को पंचर कर सकती है, किसी भी टायर को ब्लास्ट कर सकती है। और यूं ही नहीं, ये पूरा बस्तर दशहरा बिक जाता है। तमाम मंत्री यहाँ आते हैं, यहाँ जीरो टॉलरेंस में काम करने वाली जो सरकार है, कहीं ना कहीं इस पुल को लेकर गंभीरता नहीं दिखा पा रही है, जिसके चलते लोग जान जोखिम में डाल के चलने को मजबूर हैं। आप देख रहे हैं साधना प्लस, मैं कार्तिक कश्यप, जगदलपुर। सिविक सेंटर के पास संचालित डेली मार्केट में सब्जी, चौपाटी, नॉनवेज और अन्य कई तरह की दुकानें हैं, जो सैकड़ों परिवारों की आजीविका का साधन है। इस बाजार के लिए एक पात्र पार्किंग स्थल है, जो कि सरकारी रिकॉर्ड में शासकीय भूमि के रूप में दर्ज है। व्यापारियों के अनुसार बाल्को टाउनशिप प्रबंधन अब इस भूमि पर अपना दावा जता रहा है और इसे अपने कब्जे में लेने का प्रयास कर रहा है, जिसके कारण प्रबंधन और स्थानीय व्यापारियों के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। त्रिपक्षीय वार्ता का अनुरोध है कि इस गंभीर स्थिति को देखते हुए स्थानीय व्यापारी और बाल्को कांग्रेस मंडल के अध्यक्ष बुधेश्वर चौहान ने व्यापारियों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर जिलाधीश को एक ज्ञापन सौंपा है, जिससे उन्होंने पूरे मामले में अवगत कराया है और अपनी शिकायत में उन्होंने वेदांता प्रबंधन पर व्यापारियों को प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है। चौहान ने प्रशासन से इस विवाद को सुलझाने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। उनकी मांग है कि प्रशासन बाल्को प्रबंधन और व्यापारियों के बीच एक त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित करे, ताकि बातचीत के माध्यम से इस विवाद का सम्मानजनक और स्थायी समाधान निकल सके। व्यापारियों का कहना है कि वे केवल निर्विवाद रूप से अपना व्यवसाय करना चाहते हैं। के द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। मिनी माता स्कूल क्रीड़ा स्थल है और स्थानीय व्यापारियों का पार्किंग स्थल है, जिसमें बाल्को अवैध रूप से कब्जा कर रहा है फेंसिंग लगा के। इसको विरोध करते हुए हम लोगों ने इसको रोकने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। हमारे पास ऐसे दस्तावेज हैं जिसके सबूत आपको मैं दिखाना चाहूंगा। ये कलेक्टेड से लिया हुआ दस्तावेज है, जिसमें साफ साफ शब्दों में उल्लेख है कि ये शासकीय भूमि है। तो शासकीय भूमि में कोई प्राइवेट कंपनी कब्जा कैसे कर सकती है, कारण पहले बाल्को बताया। हमने बाल्को के उच्च अधिकारियों से पूछा कि भाई आप यहाँ कब्जा कैसे कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये हमारी जमीन है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो हम आपके माध्यम से बाल्को को पुनः चेतावनी देना चाहता है कि शासकीय भूमि में अतिक्रमण ना करें। देखिए, हमने जगह जगह शिकायत कर रखी है। प्रशासन से अपील की है कि जल्द इसमें जांच करके उचित कार्रवाई करें। भारत एल्यूमिनियम कंपनी से चाहेंगे कि भाई इसमें हस्तक्षेप न करे और कोई भी अवैध कब्जा न करे।
मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने सुजलाम भारत के अंतर्गत रायपुर स्थित माया गार्डन में जल संरक्षण और जल संवर्धन विषय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित किया, जहां सीएम ने कहा कि जल संरक्षण के लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा और इस बीच तभी हम अपने भविष्य को सुरक्षित रख पाएंगे। इस मौके पर उन्होंने जल कलश पर जल अर्पित कर जल संचयन का संदेश दिया। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री ने पृथ्वी के प्रतीक स्वरूप स्थापित कलश में केलो नदी का पवित्र जल अर्पित किया और जल संरक्षण और संचयन का संदेश दिया। वहीं जल संसाधन विभाग के सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम की संकल्पना की गई है। उन्होंने कहा है कि जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत 300 से अधिक लोगों ने अपना पंजीयन कराया है। इस दौरान कार्यक्रम में पद्मश्री फूल बासन बाई यादव, नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉक्टर बसोराजू एस, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुल हक सहित बड़ी संख्या में गणमान्य उपस्थित रहे। कोरबा के कटघोरा में आयोजित सातगढ़ कंवर समाज के सामाजिक सम्मेलन और वे शहीद सीताराम कंवर की पुण्यतिथि समारोह को मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने संबोधित किया। इस बीच उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को कलेक्टर, एसपी, डॉक्टर और इंजीनियर बनते देखना ही हमारी मंशा है। इस अवसर पर उन्होंने रामपुर चौक में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद सीताराम कंवर की प्रतिमा का अनावरण किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में घोषणा की कि सातगढ़ कंवर समाज के सामाजिक भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ की राशि प्रदान की जाएगी और इस भवन में बाउंड्री वॉल का निर्माण भी कराया जाएगा। उन्होंने रामपुर चौक में शहीद सीताराम कंवर की नई प्रतिमा स्थापित के लिए 10 लाख, कसनिया मोड़ में भगवान सहस्त्रबाहु की प्रतिमा स्थापना के प्रवेश द्वार निर्माण के लिए 25 लाख, कटघोरा में हाईटेक बस स्टैंड के निर्माण की घोषणा की। इसके साथ ही सीएस ने कसानिया मोड़ पर भगवान सहस्त्रबाहु चौक नामकरण, मूर्ति स्थापना, कलचोरी स्वागत द्वार सहित उद्यान निर्माण के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने बेमेतरा जिले के लिए कुल 140 करोड़ 96 लाख के 47 विकास कार्यों की सौगात दी है। इनमें 27 कार्यों का भूमि पूजन और 20 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री देसाई ने कहा कि जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए राज्य सरकार चहुमुखी और समावेशी विकास के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। इस बीच आपको बताते चले कि इस अवसर पर उन्होंने ग्राम अमोरा में शिवनाथ नदी पर बैराज निर्माण, सिंघोरा में 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र की स्थापना और ग्राम बसनी में मिडिल स्कूल प्रारंभ करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, सांस्कृतिक मंत्री राजेश अग्रवाल, तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहिब सहित ग्रामीण जन उपस्थित थे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने हसौद के शासकीय कॉलेज के सामने वे शहीद कमलेश साहू के जन्मदिवस के मौके पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने शहीद को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके अदम्य साहस, राष्ट्र सेवा की भावना को नमन किया। वहीं उप मुख्यमंत्री साहू ने कहा कि मां भारती के वीर सपूत कमलेश साहू ने 13 सितंबर 2023 को नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर क्षेत्र में हुए आईडी ब्लास्ट में सर्वोच्च बलिदान दिया। उच्च शिक्षित होने के बावजूद उन्होंने देश सेवा के लिए सशस्त्र बल का मार्ग चुना और मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उप मुख्यमंत्री ने अमर शहीद के माता ताराबाई साहू, पिता मुंगेश्वर प्रसाद साहू, भाई यशवंत साहू और पत्नी बिंदा साहू को शॉल और श्रीफल से सम्मानित किया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने शक्ति प्रवास के दौरान अटल परिसर के लोकार्पण के साथ ही विभिन्न विकास कार्यों का भी लोकार्पण और भूमि पूजन किया। उन्होंने शक्ति के लिए कुल 48 करोड़ 73 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इसमें नगर पालिका में
और 30 लाख रुपए की लागत से निर्मित अटल परिसर 3 करोड़ की 9 लाख रुपए की लागत से सोसाइटी चौक से बुधवार बाजार होते हुए गुरु नानक कॉम्प्लेक्स तक बीटी रोड निर्माण कार्य, चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण शामिल है। इस बीच आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री ने 4 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से बनने वाला नालंदा परिसर का भी भूमि पूजन किया। उप मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के लिए 40 लाख रुपए और श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार सामुदायिक भवन के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के लिए 50 लाख रुपए की घोषणा की। इस दौरान नगर पालिका के अध्यक्ष श्याम सुंदर अग्रवाल, पूर्व मंत्री मेघाराम साहू, शक्ति जिला पंचायत की अध्यक्ष द्रौपदी कीर्तन चंद्रा सहित पार्षदगण, जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। शक्ति में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सामुदायिक भवन जिला साहू संघ द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में 10वीं और 12वीं कक्षा के 250 से अधिक मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान कर उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर विभिन्न कार्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सामाजिक जनों को भी सम्मानित किया गया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मेधावी छात्र, राष्ट्रपति, राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त शिक्षक और समाजसेवी कार्यों से साहू समाज की प्रतिष्ठा बढ़ी है। उन्होंने सभी सम्मानित प्रतिभाओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी है। आपको बता दें कि सम्मान समारोह में साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नीरेंद्र साहू, उपाध्यक्ष तिलक राम साहू, पूर्व विधायक खिलावत साहू केंद्र के पदाधिकारी मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।